हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 111, मैं तुम्हें संभालूंगा। अब आगे। धीरे धीरे दिन बीत रहे थे। अंबिका वापस अपने अपार्टमेंट चली आई थी। अनिरुद्ध अब ठीक हो चुका था। 365 दिन पूरा होने से पहले ही उसने अनुरोध को ठीक कर दिया था और अब वह अपार्टमेंट में अकेली सोफे पर बैठी हुई अपने बारे में सोच रही थी। अनिरुद्ध और रुद्रांश के साथ उसने इतने अच्छे पल बिताए थे कि अब उसे अकेले रहने में तकलीफ हो रही थी। लेकिन उसे पता था कि उसकी जिंदगी उन दोनों के साथ नहीं बिता सकती। उसने खुद से कहा, मुझे अपनी अकेली जिंदगी के बारे में सोचना चाहिए। मैं अच्छे से जानती हूँ कि मैं मिस्टर रुद्रांश या अनिरुद्ध के साथ हमेशा के लिए नहीं रह सकती। क्योंकि अभी तक ये बात भी कंफर्म नहीं हुई है कि अनिरुद्ध ही मेरा बेटा है। जब तक मुझे अच्छे से सबूत नहीं मिल जाता, तब तक मैं इस बात पर यकीन नहीं कर सकती। उसने फिर सोचा, और इन सब के लिए मुझे अब खुद ही कुछ करना पड़ेगा और कुछ सोचना पड़ेगा। क्योंकि मुझे अब जल्द से जल्द यहाँ से जाना भी होगा। मेरा जो काम था, वो खत्म हो चुका है। अब मुझे वापस इंडिया से जाना होगा। इतना सोचते हुए वह उठी और कमरे की तरफ बढ़ी। कमरे में आते ही उसने दरवाजा बंद किया और बिस्तर पर लेट गई। लेकिन तभी अचानक से उसका फोन बज उठा। फोन का रिंगटोन सुनते ही उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल गए, जैसे वह किसी से मिलने के लिए तैयार नहीं थी। उसने फोन की स्क्रीन पर देखा और जैसे ही उसने देखा कि कॉलर आईडी पर रुद्रांश का नाम दिख रहा है, उसके चेहरे की रंगत एकदम से बदल गई। उसने गुस्से में आकर फोन को उठाया और बिना एक सेकंड भी लगाए उसे फिर से टेबल पर रख दिया। क्या चाहिए तुम्हें, रुद्रांश? वह खुद से बड़बड़ाए। क्या वो कभी मुझे अकेला छोड़ेंगे? फोन की घंटी फिर से बजी। इस बार अंबिका ने कोई ध्यान नहीं दिया। उसकी नजरें अब टेबल पर पड़ी थी, जैसे वो फोन के रिंग से भी ज्यादा चिढ़ी हुई हो। कुछ देर बाद उसका गुस्सा थोड़ा शांत हुआ, लेकिन फोन फिर भी लगातार बज रहा था। आखिरकार उसने गहरी सांस ली और फोन उठाया, लेकिन बिना कुछ बोले उसे सीधे ही काट दिया। तुमने सोचा था कि मैं तुम्हारे कॉल का जवाब दूंगी, उसने ठंडी आवाज में कहा। तुम्हें नहीं लगता कि तुम थोड़े ज्यादा ही इंसिस्ट कर रहे हो? रुद्रांश की आवाज सुनाई दी। अंबिका, क्या तुम ठीक हो? मैंने कॉल किया क्योंकि मुझे लगा कि तुम मुझसे बात करना चाहोगी। क्या तुम हमेशा खुद को सही साबित करने की कोशिश करते रहते हो? अंबिका का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। तुम जानते हो, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। मैं अपनी जिंदगी जी रही हूँ। मुझे ये सब नहीं चाहिए। रुद्रांश ने गहरी सांस ली। अंबिका, तुम क्या कह रही हो? क्या तुम मुझसे इतना दूर जा रही हो कि तुम ये भी भूल गई हो कि हम दोनों के बीच क्या था? क्या था? अंबिका ने कहा। क्या तुम सच में मुझे समझते हो, रुद्रांश? तुम मेरी लाइफ में उस तरह से आए जैसे सब कुछ तुम ही तय करोगे। मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे साथ किसी तरह की जिद करो। रुद्रांश ने थोड़ी नरमी से कहा। क्या तुम ये कह रही हो कि तुम मुझे भूलना चाहती हो? तुम्हारा क्या हक है ये फैसला करने का? तुम जान नहीं सकते कि तुम मेरे लिए क्या हो, रुद्रांश, अंबिका ने चिढ़ते हुए कहा। तुम्हारे साथ रहते हुए मैं पूरी तरह से खो गई हूँ। तुम मेरी दुनिया नहीं हो, और नहीं मैं तुम्हारी। मुझे अपनी जिंदगी को लेकर अपना रास्ता तय करना है। रुद्रांश चुप हो गया। वह जानता था कि अब उसे बात बढ़ानी नहीं चाहिए, लेकिन अंबिका के जवाब ने उसकी सोच को और उलझा दिया। मैं नहीं चाहता कि तुम ऐसा सोचो, लेकिन मैं तुमसे ये कह रहा हूँ कि तुम्हारे बिना मैं नहीं जी सकता। कितनी बार तुम्हें ये सब समझाना पड़ेगा? अंबिका की आवाज में खींचतान थी। तुम मेरे बिना जी सकते हो, रुद्रांश? मैं तुम्हारी लाइफ की कोई जरूरत नहीं हूँ। तो तुम क्या चाहती हो? रुद्रांश ने नाराजगी से पूछा। तुम मुझे अपनी जिंदगी से पूरी तरह बाहर कर देना चाहती हो? हाँ, अंबिका ने दृढ़ता से कहा। मुझे अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेने का हक चाहिए। तुम्हारी दखलंदाजी मेरे लिए किसी काम की नहीं है। रुद्रांश की आवाज अब थोड़ी कमजोर हो गई थी। तुम यही सोच रही हो तो शायद हम दोनों का रास्ता अलग है।
हाँ, अलग है, अंबिका ने कहा। तुम अपनी राह, मैं अपनी राह। ये सब खत्म हो चुका है, रुद्रांश। मुझे अब किसी और से नहीं लड़ना है। फोन का कॉल कट चुका था। अंबिका ने अपना फोन टेबल पर रखा और खिड़की से बाहर देखा। उसे लग रहा था कि शायद रुद्रांश को उसकी बात समझ में आ चुकी है, लेकिन फिर भी उसका दिल थोड़ा टूट सा गया था। उसने खुद से कहा, ये सही है, मुझे अपने रास्ते खुद तय करने होंगे। अब वह अपने फैसले में पूरी तरह से यकीन कर चुकी थी। उसे अपनी जिंदगी के बारे में अब खुद सोचना था, और कुछ दिनों में वह वापस अपने देश लौटने वाली थी। अगली सुबह थी, और अग्निवंशी पैलेस में इस वक्त अनिरुद्ध के गुस्से से चिल्लाने की आवाज सुनाई दे रही थी। मेड सभी डर के मारे परेशान थे, हर किसी के चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। तभी एक मेड घबराते हुए बोली, जब से मैडम गई हैं, तब से अनिरुद्ध सर बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगे हैं। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें सर को बुला लेना चाहिए? क्योंकि इन सब में अफसर ही हमारी मदद कर सकते हैं। अंबिका मैडम आप यहाँ नहीं हैं, तो वह संभाल भी नहीं पा रहे। अगर सर को नहीं बुलाया, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। दूसरी मेड ने सिर झुकाते हुए कहा, हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। हमें सर को बुला ही लेना चाहिए। लेकिन, और फिर उसने इधर उधर नजर दौड़ाई। तभी राम आते हुए बोली, क्या तुम सबको याद नहीं है? सर इस वक्त मीटिंग में हैं। वो सुबह कितनी जल्दबाजी के साथ यहाँ से गए थे, और अगर हमने उन्हें बीच में डिस्टर्ब किया, तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। इस पर एक मेड ने डरते हुए कहा, आप तो उनकी देखभाल करती हैं, तो आप ही उन्हें संभालिए, क्योंकि मुझे तो बहुत डर लग रहा है। राम ने घूरते हुए कहा, तुम्हें इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अनिरुद्ध सर को मैं ही संभालूंगी, लेकिन तुम सब पहले शांत रहो। ये कहते हुए राम सीधी अनिरुद्ध के कमरे में गई। कमरे में घुसते ही पूरा कमरा बिखरा हुआ नजर आया। हर जगह सामान पड़ा हुआ था, जैसे किसी ने तूफान मचाया हो। ये सब देखकर राम एक पल के लिए अपनी जगह रुक गई और गौर से कमरे की तरफ देखने लगी, जहां अनिरुद्ध गुस्से के साथ बैठा हुआ था, कांपते हुए। उसकी आंखों में जलन और गुस्से की लहर साफ दिख रही थी। राम ने धीरे से अंदर कदम बढ़ाया और चुपचाप अनिरुद्ध के पास जाकर खड़ी हो गई। उसने देखा, अनिरुद्ध के हाथ में एक फोन था और वह उसे दीवार पर पटकने की तैयारी कर रहा था। उसकी आंखों में गुस्सा था, लेकिन उसकी हालत भी कुछ ऐसी थी, जैसे वह खुद अपने अंदर ही खो गया हो। क्या कर रहे हो, सर? राम ने धीरे से पूछा। उसकी आवाज में चिंता और नरमाई थी। क्या ये सब कोई हल है? क्या इस तरह से तुम अपनी परेशानी का हल निकालोगे? अनिरुद्ध ने आंखें घुमाते हुए कहा, क्या आप मुझे समझाने आई हो? आप भी जानती हो मेरे साथ क्या हो रहा है। ये सब मेरी वजह से हो रहा है, और आप आकर मुझे कुछ समझाना चाहती हो। रमा ने गहरी सांस ली। आप कुछ तो सही कह रहे हो, लेकिन इस गुस्से का क्या फायदा? क्या तुम्हें लगता है कि इस तरीके से तुम कुछ पा सकते हो? क्या अंबिका मैम के जाने के बाद तुम्हें ऐसा लगता है कि सब खत्म हो गया है? तुम खुद को खोकर क्या हासिल करोगे? अनिरुद्ध की आंखों में गुस्सा था, लेकिन साथ ही एक दर्द भी था, जो किसी को आसानी से नहीं दिखता। क्या आप जानती हो, वह चिढ़ते हुए बोला, मुझे नहीं पता था कि मेरे सामने जो आया, वही मेरा सब कुछ बन जाएगा। उन्हें मैंने अपने लाइफ का हिस्सा बना लिया था, लेकिन अब वह चली गई है। और अब मुझे लग रहा है कि मैं सब कुछ खो चुका हूँ। राम ने उसे शांत करने की कोशिश की। तुम अपनी दुनिया में खोने की बजाय अपने दिल की सुनो। गुस्से में कुछ भी नहीं मिलेगा, सिर्फ खालीपन ही मिलेगा। राम के शब्दों में सुकून था, लेकिन अनिरुद्ध के अंदर का तूफान उसे मानने को तैयार नहीं था। आप क्या समझती हो? अनिरुद्ध ने गुस्से से पूछा। मुझे अपनी लाइफ में क्या सही और क्या गलत है, ये बताने वाली आप होती हो। आप तो मेरे दर्द को समझ ही नहीं सकती। रमा ने धीरे से कहा, मैं दर्द समझ सकती हूँ, सर। मैंने खुद कई बार दर्द सहे हैं, लेकिन गुस्से में कुछ भी हासिल नहीं होता। तुम चाहते हो कि सब कुछ ठीक हो जाए, तो तुमको खुद से शुरुआत करनी होगी। आप नहीं समझ सकती। अनिरुद्ध की आवाज अब और तीव्र हो गई।
मैंने अपनी जिंदगी के हर एक पल में उसे महसूस किया था, और अब वह नहीं है। तो क्या करूं मैं? रमा चुप रही। उसने धीरे से अनिरुद्ध की ओर कदम बढ़ाए और कहा, तुम्हें किसी और का नहीं, बल्कि खुद का साथ देना होगा। अंबिका मैम चली गई हैं, तो इसका यह मतलब नहीं है कि सब खत्म हो गया। तुम्हारे पास बहुत कुछ है, सर। तुम्हारी एक पहचान है, तुम्हारा काम है, और सबसे बड़ी बात तुम्हारा खुद का आत्मविश्वास है। तुम्हें खुद को फिर से उठाना होगा, और यही तुम्हारी जीत होगी। अनिरुद्ध की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह किसी से भी दिखाना नहीं चाहता था। उसकी आंखों के कोने में दर्द था, लेकिन वह नहीं चाहता था कि कोई उसे कमजोर देखे। रमा ने देखा और कहा, अब तुम जो भी करना चाहते हो, करो। लेकिन इस गुस्से से बाहर आओ। तुम जो करोगे, वही तुम्हारी दुनिया होगी। और याद रखो, तुम्हारे पास वक्त है, अनिरुद्ध। बस उस वक्त का सही इस्तेमाल करो। कुछ देर के लिए कमरे में चुप थी, फिर अनिरुद्ध ने सिर झुकाया और धीरे से कहा, आप ठीक कह रही हो। रमा ने मुस्कुराते हुए कहा, अब यही सही है। अंबिका के जाने के बाद अनिरुद्ध को बिल्कुल भी आराम नहीं मिल रहा था। उसकी परेशानियां और बढ़ गई थीं। हर दिन वही गुस्सा, वही अकेलापन। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी जिंदगी का क्या होने वाला है। फिर एक दिन, जब वह अपने कमरे में अकेला बैठा था, तो अचानक उसका फोन बज उठा। स्क्रीन पर अंबिका का नाम दिखाई दिया। वो चौंका, लेकिन फिर गुस्से से फोन को फेंक दिया। क्या सोचा था उसने? मैं क्या उसके पीछे भागने वाला हूँ? अनिरुद्ध बड़बड़ाया। उसकी आंखों में आग थी। लेकिन थोड़ी देर में उसका गुस्सा शांत हुआ। उसने अपना सिर पकड़ लिया और सोचने लगा, क्या हो रहा है मुझे? क्यों मैं उसे अपने करीब रख नहीं सकता? क्या मैं इसे सहन कर पाऊंगा? तभी राम उसके कमरे में आई। अनिरुद्ध ने सिर उठाया और गुस्से से कहा, क्या तुम भी यहाँ आ गई हो? मुझे आराम नहीं लेने देती हो तुम लोग। राम ने गंभीरता से उसकी ओर देखा, फिर कहा, तुम खुद को समझ नहीं पा रहे हो, अनिरुद्ध। तुम गुस्से में हो, क्योंकि तुम्हें अंबिका की याद आ रही है। लेकिन इस तरीके से कुछ भी ठीक नहीं होगा। कौन हो तुम मुझे समझाने वाली? तुम्हें क्या लगता है, मैं नहीं जानता कि क्या हो रहा है? अनिरुद्ध ने तीखे शब्दों में जवाब दिया। राम ने शांत होकर कहा, तुम्हें खुद को संभालने की जरूरत है। ये गुस्सा तुमसे तुम्हारी खुशियां छीन लेगा, और तुम खुद को खो दोगे। तुम नहीं समझ सकती। मुझे अकेले छोड़ दो, अनिरुद्ध ने गुस्से से कहा और अपना चेहरा झुका लिया। राम थोड़ी देर के लिए चुप रही, फिर धीरे से बोली, तुम गुस्से में जितना खो रहोगे, उतना ही और अंदर से टूटोगे। अंबिका से दूर होने के बाद तुम्हारी हालत कुछ और नहीं, सिर्फ खुद से लड़ाई हो रही है। अनिरुद्ध ने गहरी सांस ली, फिर गुस्से में कहा, मुझे तुमसे कोई सलाह नहीं चाहिए। मैं अपनी जिंदगी खुद संभाल लूंगा। राम ने सिर झुकाते हुए कहा, ठीक है, तुम ऐसा करना। लेकिन ये सब कुछ छोड़कर, तुम खुद को संभालो। अंबिका के बिना भी तुम्हारे पास जिंदगी है। उसके शब्दों में एक गहरी समझ थी, लेकिन अनिरुद्ध फिर भी चुप था। वह जानता था कि राम कुछ गलत नहीं कह रही थी, लेकिन उसका गुस्सा उसे अंदर से चीर रहा था। वह उस एहसास को सहन नहीं कर पा रहा था कि अंबिका अब उसके पास नहीं है। राम के जाने के बाद अनिरुद्ध एक बार फिर से सोचने लगा, क्या ये सही है कि मैं उसे जाने दूं? क्या मैं उसे खोने के बाद सच में खुद को ठीक कर सकता हूँ? तभी दरवाजे की घंटी बजी। अनिरुद्ध ने सोचा शायद राम लौट आई हो, लेकिन जब दरवाजा खोला तो सामने रमा खड़ी थी, एक हल्की सी मुस्कान के साथ। क्या हुआ? तुम इतने गुस्से में क्यों हो? रमा ने चिंता के साथ पूछा। अनिरुद्ध ने उसका सामना किया और तीखा जवाब दिया, क्या तुम भी आ गई हो? अब क्या तुम भी मुझे समझाने आई हो? रमा ने उसे गुस्से में देखा, फिर ठंडी आवाज में कहा, देखो, तुम अगर इस गुस्से में और उलझे रहोगे, तो और ज्यादा नुकसान करोगे। तुम्हें खुद से लड़ाई खत्म करनी होगी। किससे लड़ाई? अंबिका से, या फिर खुद से? अनिरुद्ध ने तेज आवाज में पूछा। रमा ने धीरे से कहा, खुद से। तुम अपनी भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, और इसका असर तुम्हारी जिंदगी पर पड़ रहा है।
अनिरुद्ध की आंखें गुस्से और दर्द से भरी हुई थी। क्या तुम नहीं समझ सकती, रमा? अंबिका के बिना मैं खुद को नहीं पहचान पा रहा। मुझे नहीं पता अब मैं क्या करूं। रमा ने उसे शांत करने की कोशिश की। तुम नहीं चाहते कि तुम्हारा गुस्सा तुम्हारे रिश्तों को खराब कर दे, है ना? तुम चाहते हो कि सब कुछ ठीक हो जाए, तो तुम्हें अपने गुस्से पर काबू पाना होगा। अनिरुद्ध ने सिर झुकाया, फिर गहरी सांस ली। मैं कोशिश करूंगा, वह मुरझाए हुए स्वर में बोला। रमा ने उसे एक उम्मीद की नजर से देखा और कहा, तुम खुद को सही रास्ते पर लाओ, और सब ठीक हो जाएगा। याद रखना, सब कुछ खोने के बाद भी कुछ पाने का मौका हमेशा होता है। अनिरुद्ध ने सिर झुकाते हुए कहा, तुम ठीक कह रही हो, रमा। मुझे खुद से शुरू करना होगा। रमा ने उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, हमेशा याद रखना, खुद से हारकर कुछ भी नहीं मिलता। खुद को मजबूत बनाओ और फिर देखो सब कैसे बदलता है। इस बात के बाद अनिरुद्ध ने अपने अंदर एक बदलाव महसूस किया। उसकी उम्मीदें अब खत्म नहीं हुई थी। उसे अभी भी बहुत कुछ हासिल करना था, और वह जानता था कि वह अकेले इसे कर सकता था। एपिसोड 112, मुझे सिर्फ मेरी मॉम चाहिए डैड। कुछ दिनों बाद अंबिका ने वापस अपने घर जाने का फैसला कर लिया था। उसका सामान पैक हो चुका था, और वह तैयार थी। लेकिन उसके दिल में बेचैनी थी, जैसे वह कुछ छोड़कर जा रही हो। वह अपने बैग को देखते हुए बुदबुदाई, मुझे यहाँ से निकलना होगा। ये सब खत्म करना जरूरी है। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने चौंक कर देखा और सोचने लगी, अब कौन हो सकता है। वह धीरे धीरे दरवाजे तक गई और झिझकते हुए उसे खोला। सामने रुद्रांश खड़ा था। तुम? अंबिका ने चौंकते हुए कहा। रुद्रांश ने सीधा उसकी आंखों में देखा और ठंडे स्वर में बोला, हाँ, मैं। क्या बात है, हैरानी हो रही है? मुझे लगा था तुम अब तक समझ गए होगे कि मुझे अकेला छोड़ना चाहिए, अंबिका ने ताने भरे स्वर में कहा। अकेला छोड़ने की कोशिश तो बहुत की, रुद्रांश ने गहरी सांस लेते हुए कहा, लेकिन तुम हो कि मेरी सोच से ही नहीं निकलती। तुम्हारे लिए आसान होगा, लेकिन मेरे लिए नहीं, अंबिका ने झल्लाते हुए कहा। मैंने जो फैसला लिया है, वो तुम्हारे ड्रामे से बदलने वाला नहीं है। ड्रामा? रुद्रांश की आवाज तेज हो गई। तुम्हें लगता है कि ये सब ड्रामा है? मैं तुम्हारे लिए लड़ रहा हूँ, और तुम इसे तमाशा कह रही हो। लड़ना छोड़ दो, रुद्रांश। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, और तुम्हें ये बात समझनी चाहिए। और क्यों नहीं रह सकती? रुद्रांश ने तमतमाते हुए कहा। क्योंकि तुम डरती हो, या क्योंकि तुम अपनी जिंदगी में किसी को शामिल करना ही नहीं चाहती? ये तुम्हारे समझने की बात नहीं है, अंबिका ने अपनी आवाज में कड़वाहट लाते हुए कहा। मैं अपनी जिंदगी में वही कर रही हूँ जो मुझे सही लगता है। तो तुम्हारे हिसाब से सही क्या है? अकेले रहना, खुद को दूसरों से दूर रखना? रुद्रांश ने ठिठकते हुए पूछा। हाँ, अंबिका ने ठान लिया था, क्योंकि मुझे तुम्हारे जैसे लोगों से सिर्फ तकलीफ ही मिली है। और मैंने क्या किया? रुद्रांश ने झुंझलाते हुए कहा। तुम्हारे लिए हर एक लड़ाई लड़ी है, हर एक कदम तुम्हारे साथ उठाया है, और तुम्हें यही सब दिखा। तुम्हारी लड़ाई, तुम्हारे तरीके, ये सब मुझे चाहिए ही नहीं था, अंबिका ने चीखते हुए कहा। रुद्रांश ने खुद को काबू में करते हुए कहा, तो तुम बस मुझे छोड़कर जाने वाली हो? ऐसे ही, बिना कुछ कहे, बिना सोचे? मैंने बहुत सोच लिया है, अंबिका ने कठोरता से कहा। और मेरी फीलिंग्स? रुद्रांश ने धीमे स्वर में कहा। क्या उनका कोई मतलब नहीं? तुम्हारे इमोशंस तुम्हारे हैं, अंबिका ने जवाब दिया। मैं उन्हें नहीं बदल सकती, और मुझे बदलने की कोशिश भी मत करो। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। दोनों की सांसें तेज चल रही थी, और दोनों के दिलों में एक जंग चल रही थी। तुम जीत गई, रुद्रांश ने धीरे से कहा। उसकी आवाज में हार साफ झलक रही थी। लेकिन याद रखना, तुम्हें हर बार अकेले लड़ने की आदत हो चुकी है, और ये आदत तुम्हें बर्बाद कर देगी। मैं बर्बाद हो भी जाऊं, तो ये मेरी समस्या होगी, तुम्हारी नहीं, अंबिका ने बेपरवाही से कहा। ठीक है, रुद्रांश ने कहा। तुम्हें अपनी राह चुननी है, तो जाओ।
लेकिन जब तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी तो मुझे ढूंढने मत आना। तुम्हारी जरूरत मुझे कभी नहीं पड़ेगी, अंबिका ने आखिरी वार करते हुए कहा। रुद्रांश ने एक आखिरी नजर उस पर डाली, फिर पीछे मुड़कर चला गया। इसी बीच अग्निवंशी पैलेस। अनिरुद्ध अपने कमरे में बैठा हुआ था, खामोश। उसकी आंखों में गुस्से और दर्द का मिला जुला भाव था। रमा ने कमरे में कदम रखा। सर, आप ठीक हैं? रमा ने हिचकिचाते हुए पूछा। क्या लगता है तुम्हें? अनिरुद्ध ने कटाक्ष किया। क्या मैं ठीक लग रहा हूँ? सर, आप खुद को इस तरह तोड़कर कुछ हासिल नहीं करेंगे, रमा ने कहा। तो क्या करूं? अनिरुद्ध ने चिल्लाते हुए कहा। खुश रहूं, मुस्कुराऊं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। नहीं, रमा ने शांत स्वर में कहा। लेकिन आप जिस तरह से खुद को खो रहे हैं, ये भी सही नहीं है। तुम मुझे समझाने आई हो? अनिरुद्ध ने तीखे लहजे में कहा। नहीं, रमा ने सीधे जवाब दिया। मैं आपको ये याद दिलाने आई हूँ कि आप अनिरुद्ध अग्निवंशी हैं। और आप ऐसे टूटने के लिए नहीं बने। और अगर मैं टूट जाऊं तो? अनिरुद्ध ने व्यंग्य से कहा। तो आप वो नहीं रहेंगे जो आप खुद को समझते हैं, रमा ने बेबाकी से जवाब दिया। और वो, सर, आपको कभी माफ नहीं करेगा। कौन? अनिरुद्ध ने चौंकते हुए पूछा। आप खुद, रमा ने जवाब दिया। क्योंकि अंदर से आप जानते हैं कि आप इस दर्द से ऊपर उठ सकते हैं। कुछ देर तक अनिरुद्ध चुप रहा। फिर उसने धीरे से कहा, शायद तुम सही कह रही हो। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। कुछ भी आसान नहीं होता, सर, रमा ने कहा। लेकिन मुश्किलें ही हमें मजबूत बनाती हैं। तो मैं क्या करूं? अनिरुद्ध ने गंभीरता से पूछा। जो आपको सही लगे, रमा ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन गुस्से और दर्द के साथ नहीं। खुद को संभालिए और आगे बढ़िए। अनिरुद्ध ने गहरी सांस ली और कहा, शायद वक्त आ गया है कि मैं खुद को बदलूं। कुछ देर बाद कमरे में चीजें अभी भी बिखरी हुई थीं। अनिरुद्ध बेचैनी से कमरे में इधर उधर टहल रहा था। उसके मन में एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या अंबिका को देखे बिना वह खुद को शांत कर पाएगा? नहीं, मैं और नहीं सह सकता, उसने जोर से खुद से कहा। तभी रमा कमरे में आई। अनिरुद्ध सर, अब आप खुद को संभालिए। आप जानते हैं, ऐसे गुस्से में कोई भी सही फैसला नहीं होता। अनिरुद्ध ने गुस्से में पलट कर देखा। रमा, आप मुझे ये लेक्चर देने क्यों आती हैं हर बार? मुझे पता है मुझे क्या करना है। आप जो कर रहे हैं, वो ठीक नहीं है। अगर आप अंबिका मैडम के पास जाना चाहते हैं, तो शांत होकर जाए। लेकिन इस तरह सब छोड़कर भागने से कुछ हासिल नहीं होगा। रमा, आप समझ नहीं रही। मैं किसी के साथ कुछ डिस्कस नहीं करना चाहता। ये मेरी लाइफ है। रमा ने उसकी आंखों में देखकर कहा, लाइफ तो आपकी है, सर। लेकिन ये जो हालात आप बना रहे हैं, उससे सिर्फ आप ही नहीं, बाकी लोग भी परेशान हो रहे हैं। अनिरुद्ध ने गुस्से में दरवाजा खोला और बोला, मुझे रोकने की कोशिश मत करना। मैं अंबिका से मिलने जा रहा हूँ। मुझे जो सही लगता है, वो करूँगा। अग्निवंशी पैलेस में रुद्रांश को जब ये खबर मिली कि अनिरुद्ध बिना किसी को बताए घर से निकल गया है, तो उनका खून खौल उठा। क्या? अनिरुद्ध भाग गया? रुद्रांश ने जोर से दहाड़ा। किसने उसे जाने दिया? राम ने डरते हुए कहा, सर, हमें लगा वो सिर्फ बाहर घूमने गए हैं। हमें नहीं पता था कि वो। चुप रहो, रुद्रांश ने उसे टोकते हुए कहा। तुम्हें लगा कि वो सिर्फ घूमने गया है। जब से अंबिका गई है, उसकी हालत देखी है। और तुम लोग उसे अकेला छोड़ देते हो। राम चुपचाप सिर झुकाए खड़ी रही। गाड़ी तैयार करवाओ, अभी के अभी, रुद्रांश ने आदेश दिया। मैं खुद उसे ढूंढूंगा, और अगर उसने कोई बेवकूफी की, तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। रुद्रांश गाड़ी में बैठकर तेजी से शहर की सड़कों पर अनिरुद्ध को ढूंढ रहे थे। हर जगह से वह एक ही सवाल पूछ रहे थे, क्या यहाँ अनिरुद्ध आया था? तभी उनके फोन की घंटी बजी। उन्होंने फोन उठाया और बोले, हाँ, क्या पता चला? दूसरी तरफ से जवाब आया, सर, अनिरुद्ध सर ने सिटी स्टेशन से टिकट खरीदा है। वह शायद ट्रेन से जा रहे हैं। स्टेशन। रुद्रांश की आंखों में गुस्से की लपटें थीं।
मैं वहीं जा रहा हूँ। अगर वो मिला तो इस बार मैं उसे घर लाकर ही छोड़ूंगा। सीन, स्टेशन पर मुलाकात। अनिरुद्ध प्लेटफॉर्म पर खड़ा था, ट्रेन के आने का इंतजार कर रहा था। उसके हाथ में बैग था और चेहरा दृढ़ता से भरा हुआ था। तभी पीछे से एक आवाज आई, अनिरुद्ध। अनिरुद्ध ने मुड़कर देखा। रुद्रांश गुस्से में उसकी तरफ आ रहे थे। आपको लगता है आप ऐसे भाग जाएंगे और मुझे पता भी नहीं चलेगा? रुद्रांश ने कहा। डैड, ये मेरी जिंदगी है। मैं आपको जवाब देने के लिए बाध्य नहीं हूँ। अनिरुद्ध ने शांत लेकिन तीखे स्वर में कहा। तुम्हारी जिंदगी और जो लोग तुम्हारे पीछे परेशान हो रहे हैं, वो किसकी जिंदगी का हिस्सा हैं? मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहता, इसलिए जा रहा हूँ, अनिरुद्ध ने कहा। परेशान नहीं करना चाहते? क्या तुम्हें पता है, तुम्हारे इस कदम से सबकी जान पर बनाई है। मैं अपनी मर्जी से जीने का हक रखता हूँ। अगर अंबिका के पास जाना मेरी मर्जी है, तो मुझे रोकने का कोई हक नहीं है आपका। रुद्रांश ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए कहा, तुम्हारी मर्जी? क्या तुम जानते हो, तुम अपनी मर्जी के नाम पर कितनी गलतियां कर रहे हो? अंबिका को तुम्हारी हालत का पता भी है या तुम उससे यूं ही परेशान करने जा रहे हो? मुझे अंबिका से मिलना है, बस, अनिरुद्ध ने तीखे स्वर में कहा। और अगर मैं कहूं कि तुम नहीं जाओगे, तो? रुद्रांश ने चुनौती भरे स्वर में कहा। आप मुझे रोक नहीं सकते। मैं तुम्हें रोकूंगा, रुद्रांश ने गुस्से से कहा, क्योंकि मैं तुम्हें टूटते हुए नहीं देख सकता। और अगर तुम खुद को संभाल नहीं सकते, तो मैं तुम्हें संभालूंगा। अनिरुद्ध ने गुस्से में कहा, आप समझ क्यों नहीं रहे? मुझे जो करना है, वो करना है। तुम्हें समझना होगा, अनिरुद्ध, रुद्रांश ने कहा। तुम्हारा गुस्सा और जिद तुम्हें तबाह कर देगी। मैं तुम्हें ये करने नहीं दूंगा। दोनों के बीच तनाव बढ़ता गया। अनिरुद्ध और रुद्रांश के बीच बहस होती रही। लेकिन अंत में, रुद्रांश ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, अगर तुम्हें इतना ही जरूरी है अंबिका से मिलना, तो ठीक है। लेकिन मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। आप मेरे साथ क्यों चलेंगे? अनिरुद्ध ने चौंकते हुए पूछा। क्योंकि अगर तुम वहां जाकर कुछ भी गलत करते हो, तो मैं तुम्हें रोक सकूं। अनिरुद्ध ने थोड़ी देर सोचा, फिर धीरे से सिर हिलाया। रुद्रांश ने गहरी सांस ली और कहा, चलो, लेकिन याद रखना, मैं तुम्हें खुद को बर्बाद करने नहीं दूंगा। दोनों स्टेशन से निकलते हैं। रुद्रांश और अनिरुद्ध अब साथ में कार में बैठे थे। माहौल भारी था। अनिरुद्ध चुपचाप खिड़की के बाहर देख रहा था, जबकि रुद्रांश की आंखें सड़क पर थीं, लेकिन दिमाग में लगातार विचार घूम रहे थे। कुछ देर की खामोशी के बाद रुद्रांश ने कहा, तुमने सोचा भी कैसे कि भाग जाना सही होगा? अनिरुद्ध ने बिना उनकी तरफ देखे कहा, डैड, मैंने नहीं सोचा कि सही है या गलत। मुझे बस जाना था। रुद्रांश ने गुस्से से जवाब दिया, तुम्हें अपनी जिद और गुस्से के अलावा और कुछ दिखता भी है। ये फैसला तुम्हें और सबको तकलीफ देगा। क्या तुम्हें इसका अंदाजा है? अनिरुद्ध ने पलटकर उनकी तरफ देखा। उसकी आंखों में गुस्सा था लेकिन दर्द भी। और मैं जो हर रोज झेल रहा हूँ, उसका क्या? आपको लगता है मेरे लिए आसान है हर दिन ये महसूस करना कि मेरी माँ मुझसे दूर है? रुद्रांश ने ठंडी सांस ली। मैं समझता हूँ तुम्हारे दर्द को, लेकिन अपने गुस्से को संभालना सीखो। ये तुम्हें कमजोर बना रहा है। कमजोर? अनिरुद्ध ने तीखे स्वर में कहा। डैड, अगर मैं कमजोर होता, तो अब तक सब छोड़ चुका होता। लेकिन मैंने लड़ाई लड़ी है। और अब मैं हार नहीं मान सकता। रुद्रांश ने उसकी बात सुनी और फिर शांत स्वर में बोले, लड़ाई जीतने के लिए सही तरीका अपनाना पड़ता है। तुम्हारी माँ को तुम्हारी जरूरत है, लेकिन उस तरीके से नहीं, जैसे तुम सोच रहे हो। कुछ घंटों बाद, वे अंबिका के घर पहुंचे। अनिरुद्ध कार से उतरते ही सीधे दरवाजे की तरफ बढ़ा। रुद्रांश ने उसका हाथ पकड़कर रोका। रुको, थोड़ा संभल कर चलो, ये तुम्हारे गुस्से और जिद की जगह नहीं है। अनिरुद्ध ने खुद को शांत करने की कोशिश की। उसने गहरी सांस ली और दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुला और सामने अंबिका खड़ी थी। उसे देखकर अनिरुद्ध की आंखें भर आईं। वह कुछ कहने की कोशिश कर रहा था,
लेकिन शब्द गले में अटक गए। अनिरुद्ध। अंबिका की आवाज में हैरानी और चिंता थी। मॉम। अनिरुद्ध ने बस इतना ही कहा और आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया। अंबिका ने उसे गले लगाते हुए कहा, तुम यहाँ कैसे आए? सब ठीक तो है? मॉम, मैं आपके बिना नहीं रह सकता, अनिरुद्ध ने रुंधे हुए गले से कहा। आपने मुझे क्यों छोड़ा? अंबिका ने उसे कसकर पकड़ा और कहा, मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा, बेटा। मैंने जो किया, वो मजबूरी थी। तभी रुद्रांश ने कमरे में कदम रखा। मजबूरी? अंबिका, तुम्हें क्या लगता है, इस लड़के को तुम्हारी मजबूरी समझ में आएगी? अंबिका ने रुद्रांश को देखकर कहा, रुद्रांश, ये बात अब खत्म होनी चाहिए। तुम जानते हो, मैंने ये कदम क्यों उठाया? रुद्रांश ने तीखे स्वर में कहा, तुम्हारे फैसले ने उसे इस हाल में पहुंचा दिया। तुम्हें पता भी है, ये कितना तकलीफ झेल रहा है। अनिरुद्ध ने गुस्से से दोनों की बात को काटते हुए कहा, बस करो। ये लड़ाई मेरे सामने मत करो। मुझे कोई परवाह नहीं कि आप दोनों के बीच क्या हुआ। मुझे सिर्फ मेरी माँ चाहिए। अंबिका ने अनिरुद्ध की तरफ देखा और उसकी आंखों में सच्चाई देखी। उसने कहा, अनिरुद्ध, मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। मैं बस कुछ वक्त के लिए अलग हुई थी, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। रुद्रांश ने गहरी सांस ली और कहा, तो अब क्या होगा? क्या तुम वापस चलोगी? अंबिका ने कहा, रुद्रांश, ये इतना आसान नहीं है। मेरे पास अभी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। जिम्मेदारियां? अनिरुद्ध ने तीखे स्वर में पूछा। क्या जिम्मेदारी एक बेटे से बढ़कर हो सकती है? अंबिका ने चुपचाप उसकी बात सुनी और कहा, तुम्हें समझने में वक्त लगेगा, बेटा। लेकिन मैं तुम्हारे लिए हर हाल में मौजूद रहूंगी। रात हो चुकी थी। अनिरुद्ध अंबिका के पास बैठा था। वह अपनी माँ का हाथ पकड़कर बैठा था, जैसे उसे दोबारा खोने से डर रहा हो। रुद्रांश थोड़ा दूर खड़े उन्हें देख रहे थे। उनके चेहरे पर मिश्रित भाव थे, गुस्सा, दुख और कहीं न कहीं एक उम्मीद भी। डैड, अनिरुद्ध ने धीरे से कहा। रुद्रांश ने उसकी तरफ देखा। शायद मैं गलत था, लेकिन मैं बस ये जानना चाहता था कि मेरी माँ ठीक है। और अब जब मैं जानता हूँ, तो मुझे सुकून मिला है। रुद्रांश ने कहा, गलतियां कोई भी कर सकता है, अनिरुद्ध। लेकिन उनसे सीखना सबसे जरूरी है। अगली बार जब भी कुछ करने का मन हो, तो सोच समझकर कदम उठाना। अंबिका ने रुद्रांश की तरफ देखा और कहा, शायद हमें भी अपनी लड़ाई को किनारे रखकर अनिरुद्ध के लिए एक नई शुरुआत करनी चाहिए। रुद्रांश ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी आंखों में सहमति थी। अनिरुद्ध ने दोनों की तरफ देखा और मुस्कुरा दिया। शायद पहली बार उसे लगा कि उसके परिवार में अब भी सब कुछ ठीक हो सकता है। अगली सुबह अनिरुद्ध अंबिका के साथ बैठा नाश्ता कर रहा था। उसकी मुस्कान लौट आई थी, जैसे वर्षों का बोझ हट गया हो। रुद्रांश चुपचाप उन्हें देख रहा था, लेकिन अब उसकी आंखों में गुस्से के बजाय सुकून था। डैड, अनिरुद्ध ने धीमे से कहा, क्या हम इसे ठीक कर सकते हैं? सब कुछ फिर से सामान्य बना सकते हैं? रुद्रांश ने गहरी सांस लेते हुए कहा, सामान्य बनने में समय लगेगा, लेकिन अगर हम कोशिश करें, तो नामुमकिन कुछ नहीं। अंबिका ने मुस्कुराते हुए कहा, हम सब मिलकर इसे ठीक करेंगे, अनिरुद्ध। हमेशा साथ रहेंगे। एपिसोड 113, एक हसीन रोमांटिक पल। समुद्र के किनारे हल्की हल्की लहरें किनारे से टकरा रही थी, और सूरज का आखिरी टुकड़ा समुद्र में डूब रहा था। तीनों, रुद्रांश, अंबिका और अनिरुद्ध, रेत पर बैठे हुए थे। माहौल हल्का था, लेकिन रुद्रांश की शरारती मुस्कान हमेशा की तरह माहौल में हलचल पैदा कर रही थी। ये देखो मम्मा, अनिरुद्ध ने बालू से खेलते हुए कहा, मैंने ये किला बनाया है। डैड का किला इससे तो अच्छा नहीं होगा, है ना? रुद्रांश ने तुरंत जवाब दिया, ओह बेटा, किला बनाना तो मेरी फितरत है। बस एक मौका दो, तो देखो ऐसा किला बनाऊंगा कि तुम्हारी मम्मा भी मेरी फैन हो जाएंगी। अंबिका ने उसे घूरते हुए कहा, फैन? मैं क्यों बनूंगी तुम्हारी फैन? और वैसे भी, तुम्हारे किले की नींव तो हमेशा रेत पर ही रही है। रुद्रांश ने आंखें चमकाते हुए कहा, नींव रेत पर ही सही, पर महल दिलों पर बनाए हैं, मैडम।
और तुम मेरे सबसे खास महल का ताज हो। अंबिका ने उसे हल्के से धक्का देते हुए कहा, बस करो, ये पुरानी फ्लर्टिंग लाइनें अब असर नहीं करती। अनिरुद्ध ने हंसते हुए कहा, डैड, आप और मम्मा हमेशा ऐसे ही झगड़ते हो। रुद्रांश ने उसे छेड़ते हुए कहा, ये झगड़ा नहीं, बेटा। ये तो प्यार की शुरुआत है। अंबिका ने तुरंत पलटवार किया, शुरुआत तो सिर्फ तुम्हारी गलतफहमियों की है। प्यार व्यार सब तुम्हारे ख्यालों तक ही सीमित है। रुद्रांश ने नकली गुस्से में कहा, देखा बेटा, तुम्हारी मम्मा मुझे कभी भी सीरियसली नहीं लेती। शायद इसलिए क्योंकि तुम्हारी बातें सीरियस होने लायक होती ही नहीं। अंबिका ने मजाकिया लहजे में कहा। हवा में हल्की शरारत। थोड़ी देर बाद रुद्रांश उठकर समुद्र की ओर बढ़ा। चलो अंबिका, उसने कहा, थोड़ा पानी में चलते हैं। डर तो नहीं लगता? अंबिका ने आंखें घुमाते हुए कहा, डर क्यों लगेगा? तुम कोई शार्क तो हो नहीं जो काट लोगे। रुद्रांश ने हंसते हुए जवाब दिया, मैं शार्क नहीं, पर मेरे पास वो जादू है जो तुम्हारा दिल खींच लाएगा। अंबिका ने पानी में कदम रखते हुए कहा, तुम्हारे जादू से ज्यादा मुझे इन लहरों पर भरोसा है। कम से कम ये दिखावा तो नहीं करती। अनिरुद्ध दूर से चिल्लाया, डेड, मम्मा को पानी में गिराने की कोशिश मत करना। रुद्रांश ने शरारती मुस्कान के साथ कहा, क्यों नहीं, बेटा? तुम्हारी मम्मा को थोड़ा एडवेंचर का एहसास दिलाना चाहिए। अंबिका ने चेतावनी दी, अगर तुमने ऐसा कुछ किया, तो मैं तुम्हें इसी पानी में डुबो दूंगी। समझे? रुद्रांश ने हल्के से उसके करीब आते हुए कहा, डूबने में भी मजा है अगर तुम साथ हो। मस्ती और मुस्कान। थोड़ी देर में तीनों वापस रेत पर आ गए। अनिरुद्ध बालू में खेल रहा था, जबकि रुद्रांश और अंबिका एक दूसरे के बगल में बैठे थे। रुद्रांश ने अंबिका को ध्यान से देखा और कहा, तुम्हें पता है, जब सूरज इस तरह ढलता है, तो मुझे सिर्फ एक ही चीज खूबसूरत लगती है। अंबिका ने बोरियत भरे लहजे में पूछा, क्या? फिर से कोई बचकानी बात? रुद्रांश ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा चेहरा। अंबिका ने हंसते हुए कहा, तुम्हें फ्लर्ट करने का एक भी मौका नहीं छोड़ना आता, है ना? रुद्रांश ने सिर हिलाते हुए कहा, अच्छे मौके पर चूकना तो मूर्खता है। वैसे भी तुम्हारी तरह कोई और नहीं है। हाँ, मुझे पता है। इसलिए तो मैं तुम्हारे जैसे को नहीं देखती, अंबिका ने मजाकिया लहजे में कहा। अनिरुद्ध ने हंसते हुए कहा, डैड, मम्मा हमेशा जीत जाती हैं। आपको हर बार क्यों हार माननी पड़ती है? रुद्रांश ने अनिरुद्ध को उठाते हुए कहा, बेटा, प्यार में जीतना नहीं, हारना जरूरी होता है। तभी असली मजा है। रिश्तों की गर्माहट। रुद्रांश ने अंबिका की ओर देखकर धीरे से कहा, अंबिका, अगर मैं मजाक छोड़ दूं, तो एक बात कहूं। अंबिका ने हैरानी से कहा, तुम मजाक छोड़ सकते हो? ये तो पहली बार सुन रही हूँ। रुद्रांश ने गंभीरता से कहा, तुम हमारे साथ हो, ये सबसे बड़ी बात है। मुझे नहीं पता कि ये पल कब तक रहेगा, लेकिन मैं इसे हमेशा के लिए याद रखना चाहता हूँ। अंबिका थोड़ी चुप हो गई। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, रुद्रांश, मैं तुम्हारी बात समझती हूँ, लेकिन हमें आगे बढ़ना होगा। मैं हमेशा के लिए तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। रुद्रांश ने मुस्कुराते हुए कहा, आगे बढ़ने की बात छोड़ो, इस पल को जी लो। तुम्हारे बिना ये पल अधूरा है। अंबिका ने उसकी ओर देखा और कहा, तुम कभी हार मानोगे नहीं, है ना? रुद्रांश ने हंसते हुए कहा, तुम्हारे साथ हार मानने में भी जीत है। लहरें धीरे धीरे किनारे पर आ रही थी, और तीनों के बीच एक अनकही गर्माहट थी। चाहे मजाक हो या गंभीर बातें, इस पल ने उन्हें करीब ला दिया था। समुद्र किनारे का शांत माहौल, ठंडी हवा और लहरों की आवाज के बीच अनिरुद्ध रेत से खेल रहा था। वहीं रुद्रांश और अंबिका एक दूसरे के साथ खड़े थे। रुद्रांश ने अंबिका की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, अंबिका, ये लहरें बिल्कुल तुम्हारी तरह हैं, खूबसूरत और शांत। लेकिन अगर इन्हें नजरअंदाज किया जाए, तो सब कुछ तहस नहस कर सकती हैं। अंबिका ने उसकी बात सुनकर आंखें घुमाई और जवाब दिया, अगर तुम्हारे इशारे इतने ही साफ होते, तो शायद लोग तुम्हें ज्यादा गंभीरता से लेते। तो क्या मैं तुम्हारे लिए गंभीर नहीं हूँ? रुद्रांश ने शरारत से पूछा।
तुम्हारे फ्लर्टिंग वाले डायलॉग्स के बीच से सीरियसनेस ढूंढने का वक्त नहीं है मेरे पास, अंबिका ने चिढ़ते हुए जवाब दिया। तभी अनिरुद्ध, जो अब तक उनकी बातों की तरफ ध्यान नहीं दे रहा था, रेत से उठकर उनके पास आ गया। डैड, आपको लगता है कि ये डायलॉग सुनकर मम्मा पिघल जाएंगी? रुद्रांश ने ठहाका लगाते हुए कहा, बेटा, कोशिश करने में क्या जाता है? और वैसे भी तुम्हारी मम्मा को इम्प्रेस करना इतना आसान नहीं है। अनिरुद्ध ने मासूमियत से पूछा, तो इसका मतलब क्या मैं भी बड़े होकर हर बात में फ्लर्ट करूंगा? अंबिका ने तुरंत कहा, नहीं, तुम अच्छे इंसान बनोगे। अपने पापा की आदतें मत अपनाना। रुद्रांश ने मुस्कुराते हुए कहा, और मैं सोच रहा था कि तुम मुझे अनिरुद्ध के लिए रोल मॉडल मानती हो। अंबिका ने उसे घूरते हुए कहा, तुम्हारे रोल मॉडल बनने के लिए पहले तुम्हें खुद सीरियस बनना पड़ेगा। लेकिन तुम तो कहती हो कि मेरी यही आदतें तुम्हें खास लगती थी, रुद्रांश ने चिढ़ाते हुए कहा। वो पुराने दिन थे, अंबिका ने ठंडी सांस भरते हुए जवाब दिया। इसके बाद तीनों समुद्र के करीब चलने लगे। अनिरुद्ध मस्ती में रेत पर दौड़ रहा था, जबकि रुद्रांश ने अंबिका से कहा, तुम्हें पता है, जब मैं इस उम्र का था, तो पहली बार समुद्र देखा था। लेकिन उस वक्त नहीं सोचा था कि किसी दिन तुम्हारे साथ ये लम्हा बिताऊंगा। अंबिका ने उसकी बात सुनकर हल्की हंसी के साथ कहा, तुम्हारे पास हर बात को रोमांटिक बनाने का हुनर कहाँ से आया? ये हुनर नहीं, दिल से आता है। और तुम्हारे साथ हर लम्हा रोमांटिक हो जाता है, रुद्रांश ने गंभीरता से कहा। तुम समझते क्यों नहीं कि तुम्हारी ऐसी बातें मुझे इरिटेट करती हैं? अंबिका ने सख्त लहजे में कहा। और मैं सोचता हूँ कि तुम्हारा इरिटेशन भी कितना प्यारा लगता है, रुद्रांश ने शरारत भरे अंदाज में जवाब दिया। अनिरुद्ध ने उनकी बातें सुनकर मासूमियत से पूछा, मम्मा, क्या आप सच में डैड से इरिटेट होती हो? अंबिका ने अनिरुद्ध की तरफ देखा और कहा, हाँ बेटा। और तुम्हारे पापा को ये बात बहुत अच्छे से पता है। रुद्रांश ने तुरंत कहा, लेकिन मम्मा का ये इरिटेशन भी प्यार का एक रूप है, बेटा। अनिरुद्ध ने चौंकते हुए पूछा, प्यार? मम्मा, क्या ये सच है? अंबिका ने संभलते हुए कहा, बिल्कुल नहीं। तुम्हारे पापा बस हर बात को बड़ा चढ़ाकर कहते हैं। इसके बाद रुद्रांश ने अंबिका की तरफ पलटकर कहा, तुम्हारी ये आदत कभी नहीं बदलेगी, हर चीज में नाटक और शरारत घुसाना तुम्हारा फेवरेट काम है। और तुम्हें चिढ़ाना मेरा सबसे पसंदीदा शौक है, रुद्रांश ने जवाब दिया। तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि मैं यहाँ अनिरुद्ध के लिए आई हूँ, वरना, अंबिका ने गंभीरता से कहा। वरना क्या, अंबिका? वैसे भी तुम मेरे बिना कहीं नहीं जाने वाली, रुद्रांश ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। इस बीच अनिरुद्ध ने दौड़ते हुए रेत पर लिखा, मम्मा जोड़ डैड इक्वल्स बेस्ट। अंबिका ने उसे देखा और हल्का मुस्कुराई, जबकि रुद्रांश ने कहा, देखा, तुम्हारा बेटा भी मानता है कि हम बेस्ट हैं। अंबिका ने उसकी तरफ घूरते हुए कहा, ये मत समझना कि ये तुम्हारी जीत है। जीत तो हर बार मेरी ही होती है, अंबिका, रुद्रांश ने शरारत भरे अंदाज में कहा। तीनों ने समुद्र के किनारे घंटों बिताया, जहां रुद्रांश की शरारतें, अंबिका का गुस्सा और अनिरुद्ध की मासूमियत ने माहौल को हल्का और खुशगवार बना दिया। समुद्र के किनारे की खुशी। समुद्र के किनारे पर अंबिका, रुद्रांश और अनिरुद्ध खुशी से समय बिता रहे थे। सूरज की हल्की रोशनी में समुद्र की लहरें हर बार जब किनारे पर आती, तो मानो जैसे उनकी हंसी को और भी गूंजदार बना देती। रुद्रांश ने फिर से अंबिका को छेड़ते हुए कहा, देखो अंबिका, अनिरुद्ध ने हमारे लिए किला बना दिया है। अब हम दोनों राजा रानी बनके इस पर राज करेंगे। अंबिका मुस्कुराते हुए, चिढ़ाते हुए बोली, तुम खुद को क्या समझते हो? तुम मेरे लिए राजा बन सकते हो? रुद्रांश ने आंखों में चमक लाते हुए कहा, तुम्हारे बिना तो किसी किले में राज करने का क्या मतलब? अनिरुद्ध ने मजाक करते हुए कहा, डैड, आपको ये भी नहीं समझ में आता कि मम्मा के सामने कभी भी जीत नहीं सकते? अंबिका ने अनिरुद्ध की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुमने सही कहा, बेटा। तुम्हारे डैड के पास कभी सही रास्ता नहीं होता। फिर रुद्रांश ने अनिरुद्ध को गोदी में उठाया और समुद्र की लहरों के पास ले आया। जैसे ही लहरें उनके पास आई,
अनिरुद्ध ने घबराते हुए कहा, डैड, अगर मैं गिर गया तो? रुद्रांश ने उसे अपनी बाहों में मजबूत पकड़ा और हंसते हुए कहा, डैड है न, तुम्हें कभी गिरने नहीं देंगे। अंबिका दूर से चिल्लाई, रुद्रांश, संभल कर। अगर कुछ हुआ तो तुम जिम्मेदार रहोगे। रुद्रांश ने मुड़कर मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे डरने से ज्यादा खतरनाक और कुछ नहीं हो सकता, अंबिका। अंबिका ने सिर झुका लिया और अनिरुद्ध को गले लगाकर कहा, तुम दोनों कभी नहीं सुधरोगे। वे तीनों समुद्र के किनारे मस्ती करते हुए एक दूसरे से जुड़े रहे, लेकिन दूर कहीं अमितेश और शेरा अपने खतरनाक मंसूबों के साथ बैठे थे। योजक चिन्ह। अमितेश और शेरा की साजिश। अमितेश और शेरा एक अंधेरे कमरे में बैठे थे, उनके चेहरों पर घातक मुस्कान थी। अमितेश ने धीमे से कहा, रुद्रांश और अंबिका बहुत खुश हैं, लेकिन हमें इनकी खुशी को खत्म करना होगा, और जल्दी। शेरा ने एक चालाकी से मुस्कुराते हुए कहा, खुशी का ये नाटक कुछ दिन और चलता रहे, फिर हम उनका सब कुछ खत्म कर देंगे। अमितेश ने घिनौनी हंसी के साथ कहा, हमने जो प्लान तैयार किया है वो इस परिवार को अंदर से तोड़ देगा। रुद्रांश और अंबिका को ये कभी समझ नहीं पाएंगे कि हम उनके खिलाफ क्या कर रहे हैं। शेरा ने सिर झुकाते हुए कहा, अब हमें थोड़ा और इंतजार करना होगा, फिर एक ऐसा कदम उठाएंगे कि इनकी दुनिया ध्वस्त हो जाएगी। उन दोनों के चेहरे पर एक शातिर मुस्कान फैल गई, जैसे ही वे अपनी साजिश को और भी मजबूत करने के बारे में सोच रहे थे। योजक चिन्ह। समुद्र के किनारे फिर से। वहीं दूसरी ओर अंबिका और रुद्रांश समुद्र की लहरों के पास खड़े होकर एक दूसरे के साथ रोमांटिक माहौल का पूरा आनंद ले रहे थे। रुद्रांश ने फिर से अपनी आंखों में चमक लाते हुए अंबिका से कहा, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी कुछ नहीं? अंबिका ने उसकी ओर देखा और चिढ़ाते हुए कहा, तो क्या तुम अपनी पूरी जिंदगी मुझे छेड़ते रहोगे? रुद्रांश ने झट से कहा, जब तुम जैसी महिला हो तो मेरा हक बनता है तुम्हें हर पल छेड़ने का। अनिरुद्ध ने नटखट अंदाज में कहा, पापा, आप दोनों की बातें तो खत्म ही नहीं होती। अंबिका ने अनिरुद्ध को प्यार से पुचकारते हुए कहा, तुम तो हमेशा मेरी मदद करते हो। फिर रुद्रांश ने अंबिका का हाथ पकड़ा और समुद्र की लहरों के पास ले आया। उसकी आंखों में गहरी चाहत और ममता थी। रुद्रांश, मम्मा, क्या तुम जानती हो कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ? अंबिका मुस्कुराते हुए बोली, हाँ, मुझे पता है। अनिरुद्ध ने आंखें गोल करते हुए कहा, पापा, मम्मा, मुझे तो लगता है कि आप दोनों के बीच कुछ ज्यादा ही प्यार है। अंबिका ने प्यार से कहा, अगर ये प्यार हमेशा ऐसे ही बना रहे तो सच में जीवन सुंदर हो जाएगा। तीनों हंसी मजाक करते हुए एक दूसरे के साथ खो गए, लेकिन दूर कहीं अमितेश और शेरा अपनी साजिशों के जाल में अंबिका और रुद्रांश को फंसा देने का खतरनाक प्लान बना रहे थे। उन दोनों की निगाहें उन पर थीं, और वे हर कदम पर अपने प्लान को और भी परिपूर्ण बनाने की तैयारी कर रहे थे। साजिश का अगला कदम। अमितेश और शेरा की बुरी साजिश धीरे धीरे परवान चढ़ रही थी। वे जानते थे कि रुद्रांश और अंबिका की खुशियां थोड़े समय तक नहीं रह सकती, क्योंकि उनका प्लान अब अपने आखिरी चरण में था। शेरा ने अमितेश से कहा, तुम सही कह रहे थे, हमें रुद्रांश और अंबिका की दुनिया को तोड़ना होगा, और अब वो वक्त आ गया है। अमितेश ने गंभीर आवाज में कहा, हमारी योजना पूरी होने वाली है। अब अगर हमें कोई रोकने की कोशिश करेगा तो उन्हें हम रास्ते से हटा देंगे। वहीं समुद्र के किनारे रुद्रांश और अंबिका का प्यार बढ़ता ही जा रहा था। अंबिका ने मुस्कुराते हुए कहा, रुद्रांश, मैं सोच रही थी, अगर हमें ऐसा कोई रास्ता मिले जिससे हम हमेशा साथ रहें तो। रुद्रांश ने उसकी आंखों में देखकर कहा, हमेशा साथ रहना ही तो हमारी सबसे बड़ी ख्वाहिश है। तुम मेरे साथ रहोगी तो इस जिंदगी का कोई भी तूफान हमें हिला नहीं सकता। अंबिका ने हंसते हुए कहा, रुद्रांश, तुम हमेशा मुझे ऐसे ही सुकून और प्यार देते हो। अनिरुद्ध ने आकर दोनों के बीच में क्यूट तरीके से कहा, पापा, मम्मा, आप लोग कभी शांत नहीं रहते। रुद्रांश ने अनिरुद्ध को गोदी में उठा लिया और उसे चिढ़ाते हुए कहा, ये जो रोमांस चल रहा है वह थोड़ा ज्यादा है ना? अंबिका ने शर्माते हुए कहा, रुद्रांश, बस करो। लेकिन उनकी खुशी थोड़ी देर बाद ही दूर से छिपे हुए खतरे से लुप्त हो गई।
अमितेश और शेरा की साजिश अब तेज हो गई थी। उनका अगला कदम बहुत ही खतरनाक था। शेरा ने कहा, अब हमें रुद्रांश और अंबिका के बीच एक ऐसा दरार डालना होगा जिसे वे कभी भर न पाएंगे। अमितेश ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारे पास हर रास्ता है, अब उन्हें हमारी बात माननी पड़ेगी। हम उनके बर्बाद होने तक इंतजार नहीं करेंगे। समुद्र की लहरें अब तक शांत हो चुकी थी और अंबिका, रुद्रांश और अनिरुद्ध अपने बीच के प्यार में डूबे हुए थे। उन्हें यह नहीं पता था कि उनके सामने छिपा हुआ खतरा और भी बड़ा हो चुका था। अमितेश और शेरा ने अंबिका और रुद्रांश के खिलाफ एक चाल चली। वे रुद्रांश को झूठे आरोपों में फंसाकर उसकी छवि को खराब करने की योजना बना रहे थे। उनका खतरनाक खेल शुरू हो चुका था और अंबिका और रुद्रांश की खुशियां अब जल्द ही खतरे में थीं। एपिसोड 114 नजदीकियां। योजक चिन्ह। समुद्र के किनारे रुद्रांश और अंबिका के बीच में अब कुछ खामोशी सी थी। वे एक दूसरे की आंखों में डूबे हुए थे, जैसे पूरी दुनिया सिर्फ उनका ही हो। अनिरुद्ध ने बीच में आकर कहा, पापा मम्मा, क्या आप दोनों हमेशा ऐसे ही बात करते रहोगे? रुद्रांश ने हंसते हुए कहा, क्या करे बेटा, तुम्हारी मम्मा इतनी खास है कि इन्हें हर पल छेड़ना जरूरी है। अंबिका ने हंसते हुए कहा, तुम्हारे मजाक के बिना तो जीवन अधूरा लगता है। फिर अनिरुद्ध ने चुटकी लेते हुए कहा, लेकिन क्या आप दोनों के बीच का प्यार कभी खत्म नहीं होगा? रुद्रांश ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, कभी नहीं बेटा। हम दोनों का प्यार, ये बेमिसाल है। अंबिका ने थोड़ा गंभीर होकर कहा, लेकिन रुद्रांश, हमें हमेशा एक दूसरे की मदद करने की जरूरत है, सही? कभी भी, किसी भी मुश्किल में हम एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ सकते। रुद्रांश ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, हमेशा अंबिका, तुम मेरे लिए सब कुछ हो। चाहे जो हो, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। उनकी बातों के बीच कुछ दूर पर समुद्र की लहरें हिट हो रही थी। हवा में हल्की ठंडक थी और सूरज अब पूरी तरह से डूब चुका था। माहौल शांति से भरपूर था, लेकिन अनकही डर की भावना भी थी जो किसी ने महसूस नहीं की थी। योजक चिन्ह। अमितेश और शेरा का अगला कदम। शेरा और अमितेश ने अब पूरी तरह से अपनी साजिश को अमल में लाने का निर्णय लिया था। शेरा ने चुपके से कहा, हमने जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा आसान हो गया है। अब सिर्फ एक आखिरी कदम और हमें रुद्रांश और अंबिका की खुशियों को उनके हाथों से छीनना होगा। अमितेश ने एक चुटकुले में कहा, याद रखना, इस बार हमें रुद्रांश को ऐसे घेरना है कि वह कहीं न जा सके। सब कुछ हमारा होगा। उनकी बातें खत्म हुई और अगले ही पल रुद्रांश और अंबिका के परिवार को और भी कठिनाई में डालने का समय आ गया था। उनके पूरे परिवार के लिए खतरा अब बस एक कदम दूर था और अमितेश और शेरा की नजरें पहले से ज्यादा शातिर हो गई थीं। अंबिका और रुद्रांश के बीच की रिश्तों में एक नई परेशानी तब आई जब शेरा ने अपनी हरकतों से उन्हें एक दूसरे से दूर कर दिया। ये सब एक दिन उस वक्त हुआ जब अंबिका और रुद्रांश के बीच एक छोटी सी बात पर नोकझोंक हो रही थी। अंबिका ने रुद्रांश को कुछ ऐसे कहा था जो उसे सही नहीं लगा और बिना सोचे समझे उसने गुस्से में आकर अपनी माँ से कुछ ऐसा कह दिया जिसे अंबिका ने गलत तरीके से ले लिया। माँ, आप तो बस समझती नहीं हो। हमेशा मुझसे उम्मीदें रहती हैं, लेकिन कभी समझने की कोशिश नहीं करते। रुद्रांश ने गुस्से में कहा। अंबिका ने इसका जवाब दिया, क्या तुम मुझे समझाना चाहते हो, रुद्रांश? मैं तुम्हारे लिए हर कदम पर हूँ और तुम मुझे ही नहीं समझ पा रहे हो। यहाँ शेरा की एंट्री होती है। वह पास ही खड़ा था और उसने ये सारी बातें सुनी। शेरा को लगा कि रुद्रांश और अंबिका के बीच कुछ गलत हो रहा है और उसे लगा कि अंबिका ने रुद्रांश के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। उसने जानबूझकर उन दोनों के बीच की बातचीत को बढ़ावा दिया ताकि वह अपने मन की बात पूरी कर सके। तुम दोनों के बीच तो कुछ ठीक नहीं है, शेरा ने चुपके से कहा। रुद्रांश भाई, तुमसे उम्मीद थी कि आप अपनी माँ को समझाते, लेकिन देखो, वह तुम्हारे लिए कड़ी हैं। ये सुनते ही रुद्रांश का गुस्सा और बढ़ गया। उसे लगा कि अंबिका उसे कभी समझ नहीं पाती और अब शेरा ने और बढ़ा दिया। उसने अपनी माँ से फिर से लड़ाई शुरू कर दी। अंबिका को ये देखकर और गुस्सा आ गया।
उसे लगा कि रुद्रांश ने ये सब शेरा की वजह से किया है, और उसने शेरा को जवाब दिया, तुम भी, शेरा, तुम्हारा क्या काम है इन सब बातों में? तुम क्या जानो हमारे रिश्ते के बारे में? शेरा ने ये सुनकर अपनी बातों को और घुमा दिया। मुझे तो बस ये लग रहा है कि रुद्रांश को तुम्हारे साथ कुछ दूरी रखनी चाहिए, ताकि वह खुद को समझ सके। तुम हमेशा उसे दबाती हो। अंबिका की आंखों में आंसू थे, और वह शेरा के शब्दों से और ज्यादा परेशान हो गई। रुद्रांश ने जब ये सब सुना, तो उसने अपनी माँ से एक बार फिर कह दिया, माँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे समझने की कोशिश करो। लेकिन अंबिका को अब यह महसूस होने लगा कि शेरा के शब्दों ने ही उन दोनों के बीच गलतफहमी पैदा कर दी है। उसने रुद्रांश से कहा, क्या तुम सच में मुझसे ऐसा महसूस करते हो? क्या तुमने कभी मेरे बारे में सोचा है? रुद्रांश का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा था। वह बोला, आप तो कभी समझ नहीं पाती, माँ। इस बीच शेरा ने अपनी चाल चली और सोचा कि अब वह दोनों के रिश्ते में कुछ दूरियां डाल सकता है। उसने रुद्रांश से कहा, देखो भाई, अगर तुम चाहो तो इस स्थिति को सुधार सकते हो। बस थोड़ा दूर रहो अपनी माँ से, फिर देखो सब कुछ कैसे बदलता है। ये सुनकर रुद्रांश और भी कंफ्यूज हो गया। अंबिका को ये सब सुनकर और भी दर्द हुआ। उसे यह समझने में वक्त लगा कि शेरा ने जानबूझकर उनकी रिश्ते में टेंशन डाली है। वह चाहती थी कि वह और रुद्रांश पहले की तरह अच्छे से बात करें, लेकिन शेरा ने ये सब उलझा दिया था। अंबिका ने रुद्रांश से कहा, देखो बेटा, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, बस एक ही बात कह रही हूँ कि हमें एक दूसरे को समझने की कोशिश करनी चाहिए। शेरा की बातें कभी हमारे बीच नहीं आनी चाहिए। रुद्रांश थोड़ी देर चुप रहा, और फिर उसने कहा, माँ, मुझे सच में तुमसे कोई शिकायत नहीं है। बस कभी कभी मुझे लगता है कि तुम मेरी परेशानियों को समझ नहीं पाती हो। ये सुनकर अंबिका को थोड़ी राहत मिली, लेकिन शेरा की वजह से अब भी उनके रिश्ते में तनाव था। वह चाहती थी कि शेरा को सच्चाई का पता चले, और वह दोनों के बीच की गलतफहमी को दूर करने के लिए कुछ कदम उठाए। अंबिका ने शेरा से कहा, तुम्हारी वजह से हमारे रिश्ते में जो भी दूरी आई है, वह ठीक नहीं है। हमें अपनी बातों को सही तरीके से समझने की जरूरत है, न कि तुम्हारी कहानियों को फैलाने की। शेरा हंसी में बोला, माँ, मैं तो बस मदद ही कर रहा था, पर लगता है कि सब कुछ उल्टा ही हो गया। अंबिका और रुद्रांश के बीच अब भी कुछ गलतफहमियां थीं, लेकिन उन्होंने तय किया कि वे एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे। हालांकि शेरा की वजह से उनका रिश्ता थोड़ा खींच चुका था, लेकिन अंबिका अब जानती थी कि इसे सुधारने के लिए सिर्फ शेरा को दोषी ठहराना सही नहीं होगा, बल्कि रुद्रांश और उसे खुद को अपनी गलतफहमियों को सुझाने की दिशा में काम करना होगा। अंबिका और रुद्रांश के बीच अब जो दरार आई थी, वो धीरे धीरे और भी गहरी होती जा रही थी। दोनों की समझ में नहीं आ रहा था कि इस वक्त क्या किया जाए, क्योंकि शेरा की बातों ने सब कुछ उलझा दिया था। शेरा, जिसे दोनों हमेशा एक अच्छे दोस्त के रूप में देखते थे, अब एक खलनायक की तरह सामने आ चुका था। अंबिका के दिल में गुस्सा और दुख दोनों था। उसे महसूस हो रहा था कि रुद्रांश की नजरों में वह खुद भी कमतर हो गई है, और यह सब शेरा की वजह से हुआ था। कभी कभी मुझे लगता है हम एक दूसरे को खो रहे हैं, अंबिका ने गहरी सांस लेते हुए कहा। शेरा की वजह से सब कुछ इतना उलझा दिया है कि अब तुम और मैं सही से बात तक नहीं कर पा रहे। रुद्रांश ने चुपचाप सिर झुकाया और फिर बेमन से बोला, मैं जानता हूँ माँ, पर ये सब इतना आसान नहीं है। तुमसे बात करने में कभी कभी ऐसा लगता है जैसे तुम मुझे समझ ही नहीं पाती हो। तुम हमेशा वही कहती हो जो तुम चाहती हो, पर मेरी परेशानी को तुम कभी नहीं समझ पाती। क्या तुम सच में ऐसा सोचते हो? अंबिका ने हैरान होते हुए पूछा। रुद्रांश, मैं हमेशा तुम्हारे लिए ही तो सब करती हूँ, फिर भी तुम मुझे समझने की कोशिश नहीं करते। अंबिका का दिल टूट चुका था, लेकिन उसने खुद को संभालने की कोशिश की। उसने महसूस किया कि अब रुद्रांश को सही तरीके से समझाने का वक्त आ गया है, लेकिन शेरा के कारण यह और भी मुश्किल हो रहा था। शेरा, जो हमेशा उनका अच्छा दोस्त था, अब उनके रिश्ते में जहर घोल रहा था।
उसने जानबूझकर रुद्रांश के मन में ये भ्रम डाला था कि अंबिका हमेशा उसे रोकने की कोशिश करती है और वह कभी अपनी माँ से खुलकर बात नहीं कर पाता। अंबिका ने गुस्से में आकर शेरा से बात करने का मन बना लिया। क्यों नहीं तुम सीधे हमें खुलकर बात करने का मौका देते, शेरा? अंबिका ने शेरा को बिना किसी झिझक के सामने बुलाया। तुमने हमारी जिंदगी में जो घुसपैठ की है, उसका परिणाम अब दोनों को भुगतना पड़ रहा है। तुम हमेशा हमें एक दूसरे से दूर कर रहे हो। शेरा हंसी में बोला, माँ, मुझे तो बस ही लगा कि तुम दोनों के बीच कुछ सही नहीं हो रहा। मैं तो सिर्फ मदद ही कर रहा था। तुम दोनों के बीच की चीजें समझने में मुझे कुछ मुश्किल लग रही थी, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा गैप डाल दूं। गैप डालना? अंबिका ने तीखी आवाज में कहा, तुम्हें क्या लगता है, शेरा? तुम हमें और हमारी जिंदगी को समझने की कोशिश कर रहे हो। तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। रुद्रांश ने खड़ा होकर शेरा को घूरते हुए कहा, तुम्हें लगता है कि तुमने कुछ सही किया है? तुम्हारी वजह से अब हमारी जिंदगी उलझ गई है, और तुम कहते हो कि तुम मदद कर रहे हो। शेरा ने सर झुका लिया। देखो भाई, मैंने तो बस उद्धरण चिन्ह बस। रुद्रांश की आवाज तेज हो गई। तुमने हमारी जिंदगी के साथ खेला है, और अब तुम कह रहे हो बस। क्या तुमको लग रहा है कि तुम जो कर रहे थे वो सही था? अंबिका ने रुद्रांश को रोकते हुए कहा, शेरा, तुमसे उम्मीद नहीं थी कि तुम हमारे बीच इतनी बड़ी दूरी डालोगे। तुमने जो भी किया, उसका असर दोनों पर पड़ा है। शेरा को अब यह महसूस होने लगा था कि उसने कुछ गलत किया है। वह खामोश हो गया और अपनी गलती का एहसास करने लगा। उसने धीरे से कहा, मुझे नहीं पता था कि यह सब इतना बढ़ जाएगा। मैं तो बस एक हल्का सा मजाक कर रहा था। रुद्रांश और अंबिका दोनों चुप हो गए। अंबिका की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, तुमसे यह उम्मीद नहीं थी, शेरा। हम दोनों के रिश्ते में जो कुछ भी गलत हो रहा है, उसका जिम्मेदार तुम भी हो। कुछ देर के लिए सब कुछ शांत था। शेरा को अब ये समझ में आ गया था कि उसने बिना सोचे समझे कदम उठाया था। रुद्रांश और अंबिका दोनों की आंखों में जो दुख था, वह अब शेरा को समझ में आ रहा था। उसने शर्मिंदा होकर कहा, मुझे खेद है, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। मैं बस समझ नहीं पा रहा था कि तुम दोनों के बीच क्या हो रहा है। अंबिका ने शेरा को नजरअंदाज करते हुए रुद्रांश से कहा, हमारे बीच जो कुछ भी हो रहा है, वह हमारी आपसी समझ से ही सुलझेगा। अगर हम एक दूसरे से खुले दिल से बात करेंगे, तो सब ठीक हो जाएगा। रुद्रांश ने सिर झुकाते हुए कहा, माँ, मुझे भी लगता है कि हमें अपनी गलतफहमियों को खत्म करना चाहिए। तुम हमेशा मेरे लिए सही करती हो, और मैंने कभी तुम्हें ठीक से समझा ही नहीं। ये सुनकर अंबिका को थोड़ी राहत मिली, लेकिन उसने देखा कि शेरा ने उनके रिश्ते को खराब किया था। उसने सोचा कि शायद शेरा को अब अपने कदम पीछे खींचने चाहिए, ताकि वह दोनों अपने रिश्ते को फिर से सही रास्ते पर ला सकें। शेरा, हमें अब हमारी परेशानियों को खुद ही सुलझाने का मौका देना चाहिए। तुम अब इस मामले में दखल मत देना। अगर हम दोनों में कोई समस्या है, तो हम उसे खुद हल करेंगे, अंबिका ने शेरा से कहा। शेरा सिर झुकाते हुए धीरे से बोला, ठीक है, मैं अब तुम्हारे बीच नहीं आऊंगा। अंबिका और रुद्रांश ने एक दूसरे की ओर देखा। उनके बीच अब कुछ समझ बन चुकी थी। हालांकि शेरा ने बीच में आकर उनके रिश्ते को थोड़ा उलझा दिया था, लेकिन अंत में दोनों ने एक दूसरे से सच सच बात की और अपनी गलतफहमियों को सुलझाने की कोशिश की। चलो, अब हम दोनों कुछ अच्छा करेंगे, रुद्रांश ने अंबिका से कहा। अंबिका ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, अब हमें कुछ अच्छा करना चाहिए, बस हम दोनों के बीच की दूरी खत्म होनी चाहिए। अंबिका और रुद्रांश के बीच अब जो हल्की सी मुस्कान आई थी, वो दोनों के रिश्ते में एक नई उम्मीद का संकेत था। शेरा की वजह से जो गलतफहमी आई थी, वो अब खत्म हो चुकी थी, और दोनों ने तय किया था कि अब अपनी समस्याओं को मिलकर सुलझाएंगे। अंबिका ने एक गहरी सांस ली और रुद्रांश की तरफ देखा। देखो, हम दोनों को एक दूसरे से ज्यादा बातें करनी होंगी। हमें अपनी भावनाओं को समझने और एक दूसरे के नजरिए से देखना होगा।
रुद्रांश ने सिर झुकाया और हल्के से मुस्कुराया। माँ, तुम हमेशा सही कहती हो। मैंने अपनी सारी समस्याओं को सिर्फ अंदर दबा रखा था और तुमसे खुलकर कभी नहीं बात की। हमें अपनी गलतफहमियों को खुले दिल से सुलझाना होगा। अंबिका ने गहरी नजरों से रुद्रांश को देखा। तुम मेरे लिए हमेशा पहले आते हो और मैं भी तुम्हारे लिए हमेशा यही चाहती हूँ। हम दोनों का रिश्ता मजबूत हो सकता है अगर हम एक दूसरे की बात सुने और समझें। रुद्रांश ने उसकी बातें समझी और उसने धीरे से कहा, हाँ, मैं भी अब समझ गया हूँ। अब से मैं अपनी भावनाओं को छुपाऊंगा नहीं और तुम्हारे साथ अपनी बातें शेयर करूंगा। इतने में शेरा की आवाज आई, देखो, अब सब ठीक हो गया ना। मुझे लगा था कि तुम दोनों का रिश्ता टूट जाएगा, लेकिन ये बहुत अच्छा है कि तुम दोनों ने बात की। अंबिका और रुद्रांश दोनों की नजरें शेरा पर पड़ी, लेकिन इस बार किसी में भी गुस्सा नहीं था। बस एक हल्का सा हलचल था कि शेरा ने उनकी जिंदगी में जो उलझन डाली थी, वो अब खत्म हो चुकी थी। रुद्रांश ने शेरा की तरफ देखकर कहा, अब तुम बस हमें हमारे रास्ते पर छोड़ दो, शेरा। हम दोनों को अपनी जिंदगी का फैसला खुद करना है। शेरा ने सिर झुका लिया और कहा, ठीक है, मैं अब कुछ नहीं कहूंगा। तुम दोनों के बीच जो है, वो तुम्हारा फैसला है। अंबिका ने मुस्कुरा कर कहा, अब हम ठीक हैं, शेरा। तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन आगे हमें खुद अपनी परेशानियां हल करनी हैं। रुद्रांश ने माँ की तरफ देखा और हल्के से मुस्कुराया, हाँ, अब हमें कोई गलतफहमी नहीं रहने देनी। क्या होगा अब आगे, जानने के लिए बने रहिए। एपिसोड 115, हमारा रिश्ता मजबूत है। अंबिका और रुद्रांश के अब जो सुकून था, उसे देखकर शेरा भी समझ चुका था कि उसने जो गलती की थी, वह सही नहीं थी। हालांकि वह अब पीछे हट चुका था, लेकिन यह सवाल अंबिका और रुद्रांश के बीच एक नई समझ और रिश्ता बना चुका था। दोनों अब एक दूसरे को समझने और अपने मुद्दों को सुलझाने की कोशिश कर रहे थे। रुद्रांश ने अपना चेहरा माँ के सामने किया और कुछ सोचते हुए कहा, माँ, क्या तुम मुझे अब भी वैसे ही प्यार करती हो जैसे पहले करती थी? अंबिका ने उसकी आंखों में देखा और उसके सवाल को गहराई से महसूस किया। बिल्कुल, बेटा, उसने उसकी आंखों में प्यार से देखा। मुझे तुमसे कभी कोई शिकायत नहीं थी, लेकिन कभी कभी हम अपनी परेशानियों को अपने दिल में दबा लेते हैं और वो चीजें रिश्तों में दूरी बना देती हैं। हमें ये समझना होगा कि रिश्ते समय समय पर बदलते हैं, लेकिन अगर हम एक दूसरे का साथ दें, तो वह बदलाव सकारात्मक हो सकता है। रुद्रांश ने सिर झुकाया। उसे महसूस हुआ कि वह कितना गलत था। वह अपनी समस्याओं को छुपाकर हमेशा अकेला ही लड़ने की कोशिश करता रहा था। उसकी माँ ने उसे इतना प्यार दिया था, फिर भी वह कभी अपनी माँ से अपनी परेशानियों पर खुलकर बात नहीं करता था। अब उसे यह समझ में आ गया था कि वह अपनी भावनाओं को छुपाकर सिर्फ खुद को नुकसान पहुंचा रहा था। माँ, मैं वादा करता हूँ, अब से मैं अपनी हर बात तुमसे शेयर करूंगा, रुद्रांश ने तय कर लिया। अंबिका ने उसकी तरफ देखा और हल्के से मुस्कुराई, मैं जानती थी कि तुम समझोगे। तुम्हारी दुआओं में हमेशा मेरा साथ है, बेटा। अब हम दोनों मिलकर अपने रिश्ते को और मजबूत करेंगे। माँ, तुम ठीक कहती हो। रुद्रांश ने उसकी बात को महसूस किया और फिर शेरा की तरफ देखा। शेरा, तुमने जो कुछ भी किया, वह ठीक नहीं था, लेकिन अब मैं समझता हूँ कि तुम भी हमारी मदद करना चाहते थे। शेरा ने सिर झुका लिया, मुझे खेद है, रुद्रांश। मैंने जो किया, उससे तुम्हारी जिंदगी में बहुत परेशानी आई, और मुझे एहसास है कि मैं गलत था। रुद्रांश ने शेरा की बात सुनी, लेकिन उसने भी समझाया, कोई बात नहीं, शेरा। अब हमें आगे बढ़ना होगा और जो गलतफहमियां हुई हैं, उन्हें पीछे छोड़ना होगा। अंबिका ने शेरा की तरफ देखा और फिर रुद्रांश की तरफ मुस्कुराते हुए कहा, हम सबको एक दूसरे के साथ अपने रिश्तों को समझने और मजबूत करने की जरूरत है। इतने में रुद्रांश का फोन बजा। उसने जल्दी से फोन उठाया और देखा कि यह उसकी कंपनी का मैसेज था। वह थोड़ी देर के लिए व्यस्त हो गया, और अंबिका और शेरा ने एक दूसरे से बात करना शुरू कर दिया। अंबिका ने शेरा से कहा, शेरा, मैं जानती हूँ कि तुम अच्छे दिल वाले हो, लेकिन कभी कभी हमारी मदद से चीजें उलझ सकती हैं। शेरा ने सिर झुकाया और जवाब दिया,
मैं जानता हूँ आंटी, मैंने गलती की थी, लेकिन अब मुझे समझ आ गया है कि हमें किसी भी रिश्ते में नकारात्मकता को दूर रखना चाहिए, चाहे वह हमारा दोस्त हो या परिवार। अंबिका ने उसकी बात सुनी और फिर कहा, सही कहा तुमने। अब से हमें और समझदारी से चलना होगा। रुद्रांश ने फोन रख दिया और फिर माँ और शेरा की तरफ देखा। अब क्या करने वाले हो? रुद्रांश ने दोनों से पूछा। अंबिका मुस्कुराए और बोली, अब हम दोनों के बीच जो भी खींचतान थी, वह खत्म हो गई है। लेकिन हम सबको साथ में बैठकर कुछ तय करना होगा कि अब हम आगे क्या करेंगे। शेरा ने उत्साहित होकर कहा, मैं तो कहता हूँ, चलो हम सब मिलकर एक अच्छा टाइम स्पेंड करें। सब पुराने गिले शिकवे भूलकर नए अंदाज में जीवन को देखेंगे। अंबिका ने शेरा की बात को सही माना और कहा, बिल्कुल, हमें आगे बढ़ना है। गिले शिकवे और खटासों को भूलकर हमें अपने रिश्तों में प्यार और सम्मान रखना है। अब रुद्रांश और अंबिका के रिश्ते में एक नया पहलू आ चुका था। वे दोनों अब अपने रिश्ते में स्पष्टता और ईमानदारी से काम कर रहे थे। शेरा की वजह से जो परेशानियां आई थीं, उनका समाधान अब निकल चुका था। अब वे सब मिलकर अपने रिश्ते को और बेहतर बनाने की ओर बढ़ रहे थे। यह अनुभव उनके लिए एक नई शुरुआत की तरह था, जहां प्यार, समझ और सहयोग था। रुद्रांश ने अपनी मां के साथ और शेरा के साथ बैठकर फैसला किया कि अब से वे दोनों हर छोटी से छोटी बात को खुलकर एक दूसरे से शेयर करेंगे, ताकि कोई गलतफहमी या दूरी न हो। इस तरह वे सब अपनी जिंदगी में एक नई दिशा की ओर बढ़ने लगे, जहां प्यार और परिवार का अहम रोल था। रुद्रांश, अंबिका और शेरा के बीच जो दूरी और गलतफहमियां थीं, वे अब धीरे धीरे खत्म होने लगी थीं। रुद्रांश अब पूरी तरह से अपने रिश्तों को सुधारने में लगा हुआ था, खासकर अपनी मां के साथ। उसे अब ये समझ में आ चुका था कि जिंदगी में रिश्ते सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, और उन्हीं को संभालने में सच्चाई और समझदारी चाहिए। शेरा की वजह से जो कुछ हुआ, वह अब पीछे की बात बन चुकी थी। अब उसकी नजरें कुछ अलग थीं, और वह रिश्तों को सच्चे दिल से निभाने के बारे में सोच रहा था। रुद्रांश ने एक दिन सोचा कि अब वह और अंबिका दोनों ही एक साथ बैठकर अपनी पुरानी बातें और गलतफहमियां साफ करेंगे। उसने मां को फोन किया और पूछा, मां, क्या तुम कुछ समय मेरे साथ बैठ सकती हो? मैं कुछ बातें तुमसे करना चाहता हूँ। अंबिका ने हल्की सी मुस्कान के साथ फोन उठाया और कहा, बिल्कुल बेटा, तुम कभी भी मेरे साथ बात कर सकते हो। क्या बात है? रुद्रांश ने सोचा, अब समय आ गया था कि वह सब कुछ साफ कर दे। माँ, मैं जानता हूँ कि मैं हमेशा तुम्हारे सामने अपने दिल की बात नहीं कह पाता था। मैं अपनी परेशानियों को छुपा कर चलता था, और मुझे एहसास हुआ कि इससे हमारी बीच की दूरी बढ़ गई। अंबिका ने उसकी बात सुनी और थोड़ी देर के लिए चुप रही, फिर कहा, रुद्रांश, तुम्हारे लिए ये कठिन था, मैं समझ सकती हूँ। लेकिन अब तुमने जो महसूस किया है, वह बहुत अच्छा है। हमें कभी भी अपने दिल की बात छुपानी नहीं चाहिए। रुद्रांश ने सिर झुकाया और फिर कहा, माँ, तुम सही कहती हो। अब से मैं हर बात तुमसे शेयर करूंगा। अब हम दोनों एक दूसरे से कोई बात नहीं छुपाएंगे। यह मुझे बहुत अच्छा लगा। अंबिका ने जवाब दिया, हमारा रिश्ता अब पहले से भी मजबूत होगा, और हमें अपनी गलतियों से सीखना होगा। वह दोनों अब पुराने गिले शिकवे भूलकर एक दूसरे के साथ समय बिताने लगे थे। रुद्रांश और अंबिका ने तय किया कि वे अब हमेशा एक दूसरे से खुले तौर पर बात करेंगे। शेरा ने भी अब अपने तरीके से दोनों की मदद करने की कोशिश की थी। उसने भी रुद्रांश से माफी मांगी, और यह समझा कि रिश्तों में हमेशा सतर्कता और जिम्मेदारी से काम लेना चाहिए। कुछ दिन बाद रुद्रांश और अंबिका दोनों को शेरा ने एक छोटे से गेट टुगेदर का सुझाव दिया। वह चाहता था कि वे तीनों एक साथ बैठें, और इस बार पूरे दिल से एक दूसरे के साथ समय बिताएं। रुद्रांश थोड़ी देर के लिए चुप रहा, फिर उसने हामी भर दी, ठीक है शेरा, चलो हम सब मिलकर बैठते हैं। शेरा ने खुशी से कहा, तो फिर कल शाम को हम एक जगह मिलते हैं, बस कुछ हल्का फुल्का खाना खाते हैं और बात करते हैं। अगले दिन शाम को तीनों एक रेस्तरां में मिले। शेरा ने पहले ही अंबिका और रुद्रांश के लिए टेबल रिजर्व कर लिया था।
जब अंबिका और रुद्रांश पहुंचे तो उन्होंने देखा कि शेरा ने पूरा माहौल बहुत ही आरामदायक बना रखा था। कमरे में हल्की सी रोशनी और कुछ सौम्य संगीत चल रहा था। तीनों ने बैठते हुए एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। अंबिका ने शेरा से कहा, ये जगह बहुत अच्छी है शेरा, तुमने अच्छा चुना है। शेरा ने हंसते हुए कहा, ये तो बस शुरुआत है आंटी, अब हम एक दूसरे से बातचीत करेंगे ताकि जो भी पुरानी बातें हैं वह सब दूर हो जाएं। रुद्रांश ने हंसी में कहा, अब क्या, हम सब पुराने खटासों को हटाकर एक नए सफर की शुरुआत करेंगे। अंबिका ने चुटकी ली, समझदारी से रिश्ते निभाने का सफर हम सबको अब तय करना है। शेरा ने बातचीत का माहौल हल्का फुल्का बनाए रखते हुए कहा, बिल्कुल, अब हम सब मिलकर एक दूसरे को और बेहतर समझेंगे और जीवन में आगे बढ़ेंगे। इस गेट टुगेदर के दौरान तीनों ने एक दूसरे से कई निजी बातें की। रुद्रांश ने अपनी माँ से कुछ बातें साझा की जो उसने पहले कभी नहीं बताई थी। अंबिका ने भी रुद्रांश को ये बताया कि वह हमेशा उसकी खुशी के लिए ही फैसले करती थी और कभी कभी वह भी अपनी भावनाओं को छुपाती थी। शेरा ने भी अपनी गलती मानी और यह कहा कि उसने जो किया वह सही नहीं था। उसने ये वादा किया कि वह आगे से बिना किसी नकारात्मकता के रहकर हर रिश्ते को समझेगा। शाम का वक्त अच्छा बीत रहा था और तीनों के बीच एक नया संबंध बन रहा था जिसमें समझदारी, प्रेम और सम्मान था। अंबिका ने आखिरकार यह महसूस किया कि रुद्रांश अब पहले से कहीं ज्यादा परिपक्व हो गया था और वह उसे पूरा समय देगा। शेरा ने भी यह महसूस किया कि उसकी गलती को समझकर उसने रिश्तों में सुधार लाने की कोशिश की थी और अब वह उसे निभाने की पूरी कोशिश करेगा। उनकी बातचीत अब नई दिशा में बढ़ रही थी और तीनों एक दूसरे के साथ खुलकर अपनी भावनाओं का आदान प्रदान कर रहे थे। अंबिका, रुद्रांश और शेरा ने अंत में ये तय किया कि अब से वे सभी मिलकर अपने रिश्तों को और मजबूत करेंगे और आगे बढ़ने के लिए एक दूसरे का साथ देंगे। ये शाम उनके रिश्तों के लिए एक नई शुरुआत थी जिसमें भरोसा, प्यार और एक दूसरे को समझने की भावना थी। अब वे सभी जान चुके थे कि जब भी कोई गलतफहमी हो उसे सुलझाना जरूरी होता है ताकि रिश्ते मजबूत बने रहें। अंबिका, रुद्रांश और शेरा के बीच उस शाम के बाद चीजें धीरे धीरे सुधरने लगी थी। गेट टुगेदर के बाद तीनों ने एक दूसरे के बारे में जो महसूस किया था वह एक नई शुरुआत की ओर इशारा कर रहा था। शेरा की वजह से जो गलतफहमियां पैदा हुई थी वह अब पूरी तरह से मिटने लगी थी। रुद्रांश को भी यह समझ में आ गया था कि रिश्तों में समझ और संवाद कितना महत्वपूर्ण है और अब वह अपनी माँ के साथ पुराने गिले शिकवे खत्म कर एक नया रास्ता अपनाने के लिए तैयार था। उस रात के बाद रुद्रांश ने और अंबिका ने अपनी बातों को और बेहतर तरीके से समझने का प्रयास किया। एक दिन जब रुद्रांश ऑफिस से वापस आया तो उसने देखा कि अंबिका ने उसके पसंदीदा खाने की तैयारी की थी। वह अंबिका के पास बैठा और कहा, माँ, मुझे तुमसे एक बात करनी है। अंबिका मुस्कुराई, क्या बात है बेटा, कहो। रुद्रांश ने थोड़ा सोचते हुए कहा, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी वजह से ही मैंने खुद को समझने का मौका पाया। तुम हमेशा मेरी चिंता करती हो और मैंने कभी उसे महसूस नहीं किया। अब जब मैं ये सोचता हूँ तो समझ आता है कि तुम हमेशा सही थी। अंबिका ने रुद्रांश का हाथ अपनी हथेली में लिया और कहा, बिल्कुल बेटा, मैं जानती थी कि तुम एक दिन समझोगे। रिश्ते कभी एक तरफा नहीं होते, दोनों को मिलकर उसे समझना और निभाना पड़ता है। रुद्रांश ने सिर झुकाते हुए कहा, माँ, मैं वादा करता हूँ कि अब से मैं तुम्हारे साथ हर बात शेयर करूंगा। मुझे अब ये समझ में आया है कि जितना मैं तुम्हारे करीब रहूंगा उतना ही अपने आप को पाऊंगा। अंबिका ने उसे गले लगा लिया, तुम्हारा ये वादा मुझे बहुत खुश करता है। हमें हमेशा एक दूसरे के साथ खड़ा रहना चाहिए। ये वादा सिर्फ रुद्रांश और अंबिका के बीच नहीं था, बल्कि शेरा भी इस रिश्ते में शामिल था। शेरा ने भी अपनी गलती को सुधारते हुए ये समझ लिया था कि रिश्तों में ध्यान और समझदारी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। शेरा और रुद्रांश के बीच की दूरी भी अब खत्म हो चुकी थी। शेरा अक्सर रुद्रांश के साथ समय बिताने लगा था और दोनों अच्छे दोस्त बन चुके थे। एक दिन
शेरा ने रुद्रांश से कहा, देखो, अगर मैंने वह सब कुछ किया तो सिर्फ इसलिए कि मैं तुम्हारे लिए अच्छा चाहता था। अब मुझे खुशी है कि तुम अपनी माँ के साथ रिश्ते को सही दिशा में ले आ रहे हो। रुद्रांश ने शेरा को देखा और कहा, तुमने जो भी किया वह गलत था, लेकिन अब मैं समझता हूँ कि तुमने ये सब हमारे रिश्ते की बेहतरी के लिए किया। मैं तुम्हारा आभारी हूँ। शेरा ने हंसी में कहा, यही दोस्ती होती है यार। कोई भी गलतफहमी दूर हो सकती है जब लोग एक दूसरे को समझने की कोशिश करें। अंबिका भी इस नए बदलाव को देखकर खुश थी। वह जानती थी कि रुद्रांश अब पहले जैसा नहीं रहा था। उसने अपनी गलतियों को समझा था और अब वह अपने रिश्तों को पूरी तरह से निभाने के लिए तैयार था। एक दिन अंबिका ने रुद्रांश से कहा, तुम्हारा ये बदलाव मुझे बहुत अच्छा लगता है। तुम्हारी समझ और परिपक्वता ने हमारे रिश्ते को और मजबूत किया है। रुद्रांश ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, मैं अब समझता हूँ कि जीवन में सब कुछ समय पर ही मिलता है और हमें अपने रिश्तों को सच्चे दिल से निभाना चाहिए। रुद्रांश और अंबिका के रिश्ते में अब एक नई समझ और खामोशी थी। वे दोनों एक दूसरे को पूरी तरह से समझते थे और अब न कोई गलतफहमी थी, न ही कोई तनाव। उनका रिश्ता अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुका था। लेकिन शेरा के लिए ये सब इतना आसान नहीं था। उसने अपने कदमों को धीरे धीरे सुधारने की कोशिश की थी और अब वह जानता था कि किसी भी रिश्ते में ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। वह अब खुद को और अधिक समझदारी से पेश करने लगा था। उसने अपने बारे में भी सोचने की कोशिश की और यह समझने की कोशिश की कि रिश्तों में सही वक्त पर सही कदम उठाना जरूरी है। कुछ दिन बाद अंबिका और रुद्रांश दोनों ने शेरा के साथ एक छोटी सी बैठक की। अंबिका ने शेरा से कहा, शेरा, तुम्हारी मदद ने हम दोनों को करीब लाने में बहुत मदद की है। अब हम तीनों एक अच्छे रिश्ते की दिशा में चल रहे हैं। शेरा ने सिर झुकाया और कहा, मैंने सिर्फ अपनी तरफ से कोशिश की और मुझे खुशी है कि हमारी गलतफहमियां दूर हो गईं। अब हम सब अच्छे दोस्त हैं और यही सबसे अहम है। तीनों ने साथ बैठकर चाय पी और अपनी जिंदगी के नए अध्याय को लेकर बातें की। रुद्रांश ने कहा, हम सभी एक दूसरे से सीखते हैं और यही रिश्तों को मजबूत बनाता है। अंबिका ने मुस्कुराते हुए कहा, इसी तरह हम एक दूसरे के साथ अच्छे रिश्ते बनाए रखें। तीनों अब एक नए समझ और रिश्ते के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार थे। शेरा ने अपनी गलती को समझते हुए रुद्रांश और अंबिका के रिश्ते में सुधार करने की पूरी कोशिश की थी। रुद्रांश और अंबिका के बीच एक नया विश्वास था, जो इस नई शुरुआत के साथ और मजबूत हो गया था। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। अगर आप लोगों को स्टोरी थोड़ी सी भी अच्छी लगती हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर जरूर करें ताकि हमको भी मोटिवेशन मिले लिखने का। कमेंट में जरूर बताएं आपको स्टोरी कैसा लगा। थैंक यू।